असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतिहास किसे कहते हैं? प्राचीन काल में घटित घटनाओं को, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जो घटनाएं घटित होती हैं हम उसी को इतिहास कहते हैं। अब इतिहास को जानने के लिए इनके स्रोत होते हैं और इतिहास को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास। लेकिन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय के तो 3 ही डिवाइडेशन हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो हम इतिहास को पढ़ने के स्रोत क्या हैं, यानी हम प्राचीन काल के इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी एनसीईआरटी बेस के आधार पर। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको एक वीडियो देखना है और प्राचीन काल के जो भी स्रोत हैं वो सारे के सारे आपको इस 15-20 मिनट के वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और बहुत सारी किताबें आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हम परीक्षा देते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं, वो हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें अपना कंपटीशन क्वालिफाई करना है, हमें नौकरी लेना है। ठीक, विद्वान बनने के लिए तो बहुत सारा जीवन पड़ा है आपके लिए। चलिए, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पुरातात्विक है, एक साहित्यिक है। तो साहित्यिक स्रोतों की हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान से सुनना है आपको, 100% आपको ये मौखिक याद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। धार्मिक साहित्य है, रिलीजियस लिटरेचर जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है वेद। वेद का अर्थ है महत्म ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। दूसरे नंबर पे आते हैं वेदांग। इन वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6 है। यानी वेदांग का मतलब क्या है, जो वेद है उसके अर्थ को हम वेदांगों की सहायता से अच्छे तरीके सरल ढंग से समझ सकते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इस प्रकार 6 ये वेदांग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक, इन ग्रंथों की रचना जंगलों में की गई, इसे ब्राह्मण ग्रंथ का कहा जाता है। अंतिम हिस्सा माना जाता है जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। इसके बाद आते हैं उपनिषद। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समय बैठकर विद्या अर्जन करना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या उपनिषदों की 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों में से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाकाव्य की बात करते हैं। महाकाव्य में रामायण, महाभारत भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक माना जाता है, एडी तक माना जाता है। रामायण, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। महाभारत की बात करते हैं। आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इससे श्लोकों की संख्या लगभग 8,800 है, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1 लाख के समथिंग है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। श्रीमद् भगवत गीता 20वें पर्व में से संबंधित है। महाभारत का युद्धकाल 950 ईसा पूर्व माना गया है, जो 18 दिनों तक चला। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 5वें वेद के रूप में मान्यता प्राप्त है। पुराण, इसे पंचम वेद कहा जाता है।
लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण हमें देखने को मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। यह सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित इन वंशावलों की हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। धन्यवाद। दोस्तों, अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य। यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है: जातक, त्रिपिटक, पाली और संस्कृत। जातक यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियाँ दर्शाती हैं। त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक की भाषा प्राकृत है। ये 3 हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पाली ग्रंथ है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे। जितने जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब पाली भाषा में हैं। क्लियर। मिलिंद पन्नों की बात करते हैं। इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर उनका अंग्रेजी नाम है, यूनानी नाम का है, और मिलिंद हिंदी नाम है या पाली नाम है। ये बौद्ध भिक्षु नागसेन की बीच जो भी वार्तालाप हुआ था, जो भी डिस्कशन हुआ था, उसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्नों से मिलती है। द्वीपवंश श्रीलंका, जिसको हम श्रीलंका को सिंगल द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। ये पहला बौद्ध ग्रंथ है जो श्रीलंका के बारे में जानकारी देता है। महावंश, इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। चूल वंश, इसमें कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी हमें मिलती है। चूल वंश शायद आपने पहली बार देखा होगा, सुना होगा। अब आता है संस्कृत ग्रंथ। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का एक पहला ग्रंथ है। कौन सा है? ललित विस्तार संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है भैया ये। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि हम ये बोलते पाली में सारा साहित्य, नहीं, संस्कृत में भी लिखा है। कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हो गया ललित विस्तार, दूसरा दिव्यावदान। इसमें शुंग वंश, ये मौर्य वंश के जो शासक के वर्णन किया गया है। दिव्यावदान का शुंग वंश है, फिर मौर्य वंश, दोनों के जो शासक हुए हैं, सम्राट हुए हैं, उनकी जानकारी हमें संस्कृत में दिव्यावदान से मिलती है। जैन साहित्य की बात करते हैं। ये प्राकृत संस्कृत भाषा में है। इसे आगम भी कहते हैं। जो जैन धर्म के जो साहित्य हैं हम उसको आगम कहते हैं। और 2 भाषाओं में मिलते हैं आपको, एक तो प्राकृत भाषा है, दूसरी संस्कृत है। आचरांक सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध अथवा आचार विचारों को वर्णन है। अब आचरांक सूत्र में क्या है, जो भी जैन भिक्षु हैं उनकी विधि क्या है और निषेध क्या है, अवज्ञा क्या है, विधि विधान क्या है, आचार विचारों को वर्णन किस मिलता है? आचरांक सूत्र मिलता है। भगवती सूत्र दूसरा ग्रंथ है जैन का। इसमें महावीर स्वामी के जीवन है तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। इसी में 16 महाजनपदों का विवरण हमें पहली बार देखने को मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र से क्या मिलता है हमें? 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय से मिलता है जो बौद्ध धर्म में। अब देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में आपको पूरा मिल जाएगा। और आप घूमते फिरते इधर उधर बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कानों में लीड लगाइए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, और गानों की जगह आपको क्या सुनना है? ये ऑडियो सुनना, ये वीडियो देखना है। जरूरी आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो मिल जाएंगे। अब है प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। क्या है? जो प्रमुख दर्शन हुए हैं, फिलॉसफी जिसको कहते हैं, और प्रवर्तक उनके जो फिलोसफर हैं, उनके जनक हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चारवाक है, भौतिकवादी है। तो चारवाक का तो आपको पता ही होगा कि जितने जो व्यक्ति कर्ज लेकर के भाग रहे हो, चारवाक के बेटे हैं। वो ये कहते हैं चारवाक कि भैया आपको अपना जीवन ऐसा आराम से बिताना है, ज़िंदगी मस्त बिताना है, चाहे आपको कर्ज क्यों नहीं लेना पड़े। ठीक है, तो भौतिकवादी जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। तो चारवाक का जो दर्शन है वो भौतिकवादी है, और चारवाक इसके प्रवर्तक हैं। सांख्य कपिल का है, ठीक, कपिल मुनि का है। योग पतंजलि का योग सूत्र है। न्याय गौतम न्याय करते हैं, गौतम सूत्र है या न्याय सूत्र है। वैशेषिक कणाद उलूक का है।
पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, उत्तर मीमांसा बादरायण ब्रह्मसूत्र की है। ठीक है, मैं दोबारा दोहराता हूँ। चारवाक कैसा है? भौतिकवादी है भैया, खाओ पियो मौज करो। सांख्य कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, और पतंजलि तो आपको पता ही है, योग सिखाते हैं, सुबह 5 बजे उठिए। और गौतम बुद्ध क्या करते हैं? न्याय करते हैं सभी के साथ, तो इसीलिए न्याय सूत्र की स्थापना की। और कणाद उलूक जो कहते हैं वो तो वैसा ही है। कौन उल्लू है? कहते हैं वो तो वैसा ही है, तो इसलिए इसका ट्रिक जो हो जाएगी वैशेषिक। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है, और उत्तर मीमांसा बादरायण या ब्रह्मसूत्र। इस तरीके से हमारे ये हैं। अब बात करते हैं धार्मेतर साहित्य, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो इसमें सबसे पहले आता है संगम साहित्य। इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल 30,000 पंक्तियां हैं। ध्यान से सुनना कि ना, संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन। इसमें कविताओं की जो कुल पंक्ति है, लाइन है, वो 30,000 है। ये कविताएं 2 समूह में हैं। ठीक, पटिनेडिकल, कड़क्कू तथा पत्तुपातु में विभाजित है। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है। ठीक, पहला क्या है? ये पहला पटनेडी कल्लकड़ू, ये पहला है और ये सबसे पुराना है। मनुस्मृति की बात करते हैं, यह सबसे प्राचीन प्रमाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक या धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकार बताए हैं: ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। नोट में हम पढ़ते हैं इसमें, तो अनुलोम विवाह, उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता है। अनुलोम यानी पुरुष कैसा है? बड़े कुल का है, लड़की कैसी है? छोटे कुल की है। दोनों विवाह होगा तो वो क्या होगा? अनुलोम होगा। प्रतिलोम इसका उल्टा है, उच्च वर्ण की लड़की है, निम्न वर्ण का लड़का है। ठीक, नारद स्मृति की बात करते हैं, इससे गुप्त वंश के विषय की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, आचार्य चाणक्य या कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ कहा जाता है। लगभग 6,000 श्लोक वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसमें आते हैं एडम स्मिथ हैं, लेकिन हम अर्थशास्त्र की टर्मिनोलॉजी, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें अर्थ की बात नहीं है, ये राजनीति की बात है। ये भारत का पहला ग्रंथ है। ठीक है, लगभग इसमें 6,000 श्लोक हैं। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सारी धार्मिक परिस्थितियों की बात कही गई है। मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त द्वारा रचित है। ये नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का इसमें वर्णन मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है बैंक रेलवे एसएससी पीएससी में कि मुद्रा राक्षस के जनक कौन है भैया, उसके रचयिता कौन है? भैया हमने बता दिया, विशाखदत्त है। तो ये उपन्यास नहीं, ये नाटक है। और नाटक में क्या नाटक होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके गुरु चाणक्य हैं, उनके द्वारा नंद वंश का पतन कैसे हुआ, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, ये सारी जानकारी हम मुद्रा राक्षस से मिलती है। मालविका के मित्र में है, बहुत शानदार है। कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र के बीच की राजनीतिक स्थिति, ठीक, तथा शुंग और यवन वंश का वर्णन है। और इसमें मालविका जो है वो उसकी दोस्त रहती है, किसकी? अग्निमित्र की। उसकी भी प्रेम कहानी दी है, लव स्टोरी दी है इसमें, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। कालिदास जी ने इनको लिखा है अच्छे तरीके से। हर्षचरित, सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष अंतिम बौद्ध सम्राट कहा जाता है। ठीक, 7वीं शताब्दी के समथिंग बात है। तो हर्षचरित किताब जो लिखी है वो हर्ष के राजकवि बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, इसमें लिखा क्या है? हर्ष का जो जीवन रहा है उसकी तत्कालीन भारतीय इतिहास की जो विषय की जानकारी मिलती है वो हर्षचरित से मिलती है। बाणभट्ट की द्वारा लिखा गया है। स्वपन वासुदत्ता, महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज, उदयन, चंड प्रघोत के संबंधों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। राजतरंगिणी, कल्लड़ द्वारा रचित क्या है? राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। दोस्तों, इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। आंखें बंद करके आप टिक लगा दो कि पहला भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? कल्लड़ है, कल्लड़ की राजतरंगिणी है। मृच्छकटिम की बात करते हैं, ये शूद्रक ने लिखी है। शूद्रक
इस ये भी नाटक है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी इससे हमें पूरी तरह से मिलती है। विक्रमांक देवचरित कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा रचित इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर द्वारा रचित कीर्ति कौमुदी किसकी है? सोमेश्वर की है। इस काव्य से चालुक्य वंशी इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रमांक देव से मिलती है, चालुक्य की इससे ही मिलती है। ठीक। अब है अवंती सुंदरी कथा, महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। और आगे बढ़ते अष्टाध्यायी बहुत शानदार ग्रंथ है। पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की ये प्रमाणिक पुस्तक है। कौन सी? अष्टाध्यायी। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं इसमें और आगे ग्रंथ और रचनाकार और काल। यहाँ से आपको कम से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं अभी आपको जो टेबल बता रहा हूँ उसमें से। अष्टाध्यायी के जनक कौन है? पाणिनि है। अब ये पूछते हैं कब की है भैया ये, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। महाभारत वेदव्यास ने लिखा है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। अर्थशास्त्र चाणक्य 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इंडिका मेगास्थनी जी ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बहुत सारी कहानी आपने पढ़ी हो पंचतंत्र की, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। महावास पतंजलि का 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। सहस्त्रसार का सूत्र नागार्जुन कनिष्क काल की है। बुद्धचरित अश्वघोष मैंने बताई दी आपको, कनिष्क काल की है। ठीक। सौदरानंद अश्वघोष की कनिष्क काल की है। स्वपन वासुदत्ता भास की है, गुप्त काल 300 ईस्वी की है। कामसूत्र बादशाह की गुप्त काल 300 ईस्वी की है। कुमार संभव कालिदास। अब गुप्त काल में कितनी किताब लिखी आप देखना। गुप्त काल में कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम वर्षियम है, मेघदूतम, रघुवंशम और मालविका मित्र। ये जो किताब लिखी है गुप्त काल में लिखी है, अकेले कालिदास जी ने लिखी है इनको। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होंगे आप। नाट्यशास्त्र भरत मुनि गुप्त काल की है। महाविमर्श शास्त्र वसुमित्र ने कनिष्क काल में लिखा था। उसके बाद और देखिए, देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त ने लिखा है गुप्त काल में। मृच्छकटिकम शूद्रक गुप्त काल। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। अब क्वेश्चन आता है किसके शासन काल में थे भैया? गुप्त काल में थे। ठीक। बृहत संहिता 12 मेहर गुप्त काल की है। कथा सरसागर सोमदेव की गुप्त काल की है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। विदेशी लेख उनके साहित्य। हाँ, सबसे पहले आता है इतिहास का फादर हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा ईरान के फारस के बीच आपसी संबंधों का वर्णन किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और ईरान के बीच जो संबंध हैं, आपसी संबंध किस में वर्णन है? ईरान मीन्स फारस। हिस्टोरिका किसने लिखी थी? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के फादर हैं, पिता हैं। ऐसे तुम्हारे हमारे पिता होते हैं, ऐसे इतिहास के फादर हैं। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जब मैं आपको ये चंद्रगुप्त पढ़ाऊंगा उस समय आपकी बहुत शानदार स्टोरी पढ़ाऊंगा मैं इसकी। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। किसमें? मेगास्थनीज की जो इंडिका लिखी है उसमें बहुत ही शानदार वर्णन मिलता है मौर्य काल का, और कृषि की भी जानकारी मिलती है हमें। डाइमेकस ये सीरियन नरेश अंत्योकोस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया। यानी डाइमेकस और डायनोसियस ये दोनों ही किसके दरबार में आए हैं? ये दोनों ही बिंदुसार के दरबार में आए हैं। पिलनी इसने नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी। इसे भारतीय पशु, पेड़, पौधे, खनिज पदार्थों का वर्णन भी किया है। पहला व्यक्ति था, इसने पशुओं को देखा, पेड़ों को देखा, पौधों को देखा, खनिज पदार्थों को देखा, और आपके हमारे सामने आज पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। फायान 399 से 415 ईस्वी प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। अब हेनसांग आ गया 629 से 644 ईस्वी। इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यात्रियों सम्राट किसे कहा जाता है, कौन सा ट्रैवलर है?
तो वहनसांग का आप टिक मार्क लगा दीजिए। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित यात्रा बताओ CU की से तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन किया और वहीं ये टीचर बन गया, वहीं पढ़ा और वहीं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इत सिंह यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। अब आती हैं बहुत सारी किताबें जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक मैं लाइन में बता रहा हूँ कि रचनाकार हैं, देश है और रचनाकार है। रचनाकार मैगस्थनीज ने कहाँ का रहने वाला था भैया? ईसागढ़ का नहीं था, वो पिंड भोपाल मुरैना का नहीं था, वो यूनान का रहने वाला था। इंड का इसने किताब लिखी। टॉलमी यूनान का था, ज्योग्राफी लिख दी। प्लिनी यूनान का था, नेचुरल हिस्ट्री लिख दी। अज्ञात यूनान मिस्र, पेरी प्लस ऑफ द एरिथेरेंसी। फायान चीन का था, ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। वेनसांग चीन का था, एस ऑन बेस्ट द वर्ल्ड। इत्सिंग चीन का, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन द इंडियन एंड मलाया। हॉवली चीन का, लाइट ऑफ वेनसांग। और अलबरूनी अरब तहकीक हिंद। इस तरीके से हम इनको पुरातात्विक साहित्य को क्या नाम है साहित्य पढ़ते हैं। अब आता है पुरातात्विक स्रोत। वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 25-30 मिनट का, लेकिन आपको सारी जानकारी एक वीडियो मिल जाएगी। आपका एक भी क्वेश्चन स्रोतों से छूटेगा नहीं, ये मेरा पक्का वादा है, गारंटी है। खुदाई के दौरान प्राप्त हुई पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिली है, पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। यानी हम किसी पर भरोसा करते हैं। दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक तो ऐसा ही होता है जिसको हम उल्लू का पट्टा कहते हैं, एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी बात हम भरोसा करते हैं, लेकिन जो उल्लू का पट्टा होता है उसकी बात हम भरोसा नहीं करते। इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति हम यहाँ संज्ञा दे रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत को दे रहे हैं। ठीक, इनमें क्या है? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख है। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ध्यान से सुनना इस बात को। भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है, खुदाई सबसे पहले किसने करवाई? जॉन कनिंघम ने, उसको पिता मान लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुद्राएं अथवा सिक्के। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। क्या है? प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व जो मुद्राओं से प्रमाणित होता है, उन पर अंकित जो तिथि हैं, तभी से हम कन्फर्म कर सकते हैं कि इसकी तिथि यह है, और तभी से हमें इतिहास को पढ़ने में सहायता मिली है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ठीक, जो प्राचीन सिक्के हम पढ़ते हैं, धेला है, पैसा है, रुपया है, बहुत सारी उसकी कहानी मैं सुनाऊंगा जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा मुद्रा सिक्के। तो भारत में प्राचीन सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसे आहत सिक्का पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। यह मुख्यतः चांदी धातु से बना हुआ था। ठीक, सबसे पहला धातु का सिक्का कौन सा? चांदी का था, जिसको हम आहत सिक्का या पंचमार्क कहते हैं, ठप्पा मार सिक्का भी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन शासक द्वारा जारी किया गया है। याद कर लीजिए आप, कौन है? हिंद यवन, जो विदेशी आए थे, उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया। ठीक, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा तथा शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाणों। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चलाए थे, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, वो गुप्तों ने चलाए हैं, लेकिन शुद्ध बिल्कुल प्योर 24 कैरेट के सिक्के कुषाणों ने चलाए हैं। कुषाणों में कौन सा था? कनिष्क द्वारा, कनिष्क। ठीक, सातवाहन शासकों ने सीसा पोटीन के सिक्के जारी किए। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा कि सोने के सिक्के किसने जारी नहीं किए? शक, कुषाण, सातवाहन, तो सातवाहन है। ठीक है, सातवाहन शासकों ने सीसा पोटीन के सिक्के जारी किए, इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। सर्वाधिक सिक्के मौर्य उत्तर काल के तथा सबसे कम सिक्के गुप्त उत्तर काल के हैं। ठीक, अब अभिलेखों की बात करते हैं। अभिलेख प्राय है स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्री एपिग्राफी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या पुरालेख शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं, APIGRAPHY। ठीक, भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ाया जा सकता भैया। अभी तक ऐसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ, ठीक, उसने अभी तक नहीं पढ़ा। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति पहली बार पढ़ा।
और आज जो इतिहास सम्राट अशोक का है सिर्फ इस जेम्स प्रिंसिप की इतिहासकार की वजह से है, जो 1837 में इसने पहली बार पढ़ा, और आज हम सम्राट अशोक का नाम गर्व से लेते हैं। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के संग्रहालय में मिलते हैं। क्या है? सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय से मिलते हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, यह शक शासक रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। एन अभिलेख इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरण अभिलेख है, एरण, ठीक, इसमें भानुगुप्त का है, गुप्त वंश का है, मध्य प्रदेश में है। कमेंट करके आपको बताना है कौन सी जगह है, और सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऐहोल अभिलेख यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का, जिसे उनके मंत्री रवि कीर्ति द्वारा बनवाया गया। किसने? रवि कीर्ति ने क्या बनवाया? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख बनवाया। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईसवी बार घटनाओं का वर्णन मिलता है क्रम से। इलाहाबाद अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया है, ऐसे प्रयाग प्रशस्ति उस समय जानते थे। मूल रूप से अभिलेख सम्राट अशोक का है। ध्यान से कान खोल कर सुनना, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो किसका है? सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हर्षण द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखवा, गुप्त वंश का लिखवा दिया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश लिखवाया। कितना इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, ठीक है, गया है। मास के गुजरा अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिनमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक नाम हमें उल्लेख मिलता है। पहली बार हमें अशोक का नाम यहाँ प्रियदर्शी मिलता है, अशोक मिलता है। भाब्रू रूमंदी अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख अशोक के हैं, जिनमें अशोक के बौद्ध धर्म की प्रति आस्था का पता चलता है। यह भाब्रू और रूमंदी अभिलेख ऐसे हैं जहाँ से सम्राट अशोक क्या बन गया कि बौद्ध धर्म में आस्था रखता होगा। रूपनाथ अभिलेख, इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म पर आस्था का पता चलता है। पर्सिपोलिस नक्श से रुस्तम, इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व के हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासर 4 देवताओं का यहाँ उल्लेख मिलता है पहली बार। थोड़ा सा और बचा है। अभिलेख और शासक, महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त का है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। उदयगिरि अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति राजा भोज की। हाथीगुम्फा अभिलेख खारवेल का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का। देवपाड़ा विजयसेन का है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय का है। अब थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और कष्ट करना आप। स्मारक तक्षशिला, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंगोरा वाट कंबोडिया तथा बोरोबुदु मंदिर जावा, यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत का व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा होगा। बहुत शानदार चीज़ हमें मिलती है तक्षशिला से, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य स्रोत। ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यानी इन शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम सोच रहे कि हाँ यहीं तक रहते हैं हम, और फिर आप भूल जाएंगे तो फिर मेरे को गाली देंगे आप, है ना। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करें, इसके ऊपर छोटा सा वीडियो एक और